नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में अजीब सी बेचैनी थी। आर्यावर्त के दीवाने खास में जो कुछ घटा था उसकी सुगबुगाहट धृतराष्ट्र के दरबार में भी पहुंच चुकी थी। टंकापति की दरबारी सिलिंड्रेला देवी के कारनामों की कानाफूसी जम्बूद्वीप से लेकर हस्तिनापुर तक चल रही थी। संजय को उम्मीद थी कि धृतराष्ट्र इस बाबत जानकारी तलब कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। धृतराष्ट्र ने संजय को निराश नहीं किया। जनता के कुछ जरूरी कामों से फारिग होकर वो संजय से मुखातिब हुए और पहला सवाल आर्यावर्त के दीवाने आम में हुए खूबसूरत नाट्य मंचन पर ही किया। संजय के सामने ऐसे क्षण दुर्लभ ही आते हैं जब धृतराष्ट्र डंकापति की जगह किसी अन्य व्यक्ति या फिर घटना को वरीयता दें। आज वही दुर्लभ अवसर था। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं डंकापति के दरबार से? ये सिलिंड्रेला देवी कौन है? ये फट के विपक्ष के ऊपर क्यों फट रही हैं? संजय ने पूछा, महाराज क्रोनोलॉजी में समझना चाहेंगे या सिर्फ मुद्दे की अपडेट चाहते हैं? धृतराष्ट्र फुर्सत में थे, बोले क्रोनोलॉजी में सुनाओ ताकि आगे किसी तरह की कंफ्यूजन न रहे। संजय ने आज्ञा का पालन करने से पहले जुबान को थोड़ा सा तर किया। धृतराष्ट्र समझ गए कि आज संजय लंबी लंबी छोड़ेगा। संजय ने कहा, टंकापति के दरबार की सबसे आला तरीन नवरत्न है सिलिंड्रेला देवी। एक दौर में गैस सिलेंडर सिर पर रखकर चूड़ियां सप्लाई करने का काम करती थीं। बैठी कांग्रेस की सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। संजय जारी थे। इसके बाद डंकापति के दिन फिरे तो इनके दिन भी फिरे। कई बार ऐसा होता है कि दिन फिरने के साथ दिमाग भी फिर जाता है। बहरहाल सिलिंड्रेला देवी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी इनकी गोवा में होटल संचालित कर रही थी। गोवा से इनका खास लगाव है। कुछ बरस पहले गोवा के एक कपड़े की दुकान में सिलिंड्रेला देवी ने आसमान को धरती पर उतार लिया था। गोवा के कोंडोलिम इलाके में बने फैब इंडिया के इसी शोरूम के ट्रायल रूम में स्मृति ईरानी ने खुफिया कैमरा पकड़ा। छुट्टियां मनाने गोवा पहुंची शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जब इस शोरूम के ट्रायल रूम में पहुंची तो उनकी नजर शोरूम में छुपा कर रखे कैमरे पर पड़ी। स्मृति ईरानी ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय बीजेपी विधायक माइकल लोबो को दी। माइकल लोबो ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद शोरूम की इस काली करतूत का खुलासा हुआ। गोवा से इतना गहरा लगाव है इनका, शायद इसीलिए इन्होंने अपने परिवार को गोवा में सेटल किया था। फिर एक दिन पता चला कि होटल के मदिरालय का लाइसेंस एक स्वर्गीय व्यक्ति के नाम पर जारी करवाकर शराब बेची जा रही है। The notice said, while the restaurant submitted renewal of license application on June 22nd in the name of Anthony Da Gama, he had already died in May 2021. यह सिलिंड्रेला देवी के लिए थोड़ी मुसीबत का सबब बन गया। पहली समस्या तो हिपोक्रेसी की हुई। आप ये नाम देखिए और खासकर इसमें शामिल इटालियन नाम को ध्यान में रख लीजिए। इनको इटली वाली नहीं चाहिए, लेकिन इटली के खाने से अगर माल बनाया जा सके तो कोई परहेज नहीं। सबसे बड़ा रुपया महाराज। खैर, चौतरफा हमला झेल रही सिलिंड्रेला देवी को अपना और अपनी बेटी का बचाव भी करना था। सो उन्होंने कहा, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। और जवाब में विरोधियों ने ये चाल चल दी। Let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. साथ में ये भी दिखा दिया। अब धृतराष्ट्र का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। संजय बोले, इस होटलबाजी में रायता फैलता देख डंकापति की पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। घर में बैठकर देवी अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। और जब यह सब चल रहा था उसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक नौकंज लोचन, नाम के मुताबिक ही अधीर और अगंभीर, इनकी जुबान पर तेल लगा है, लगातार फिसलती रहती है।
समय समय पर ये अपनी पार्टी के लिए और खुद के लिए माफी मांगने के कुप्रबंध करते रहते हैं। इस मौके पर भी इन्होंने यही किया। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। बेटी के अवैध मदिरालय के आरोपों से अलग थलग पड़ी सिलेंड्रेला जी के लिए अधीर की फिसलन आपदा में अवसर बनकर आई। उन्होंने तत्काल चढ़ाई कर दी, चढ़ाई भी सीधे सीधे विपक्षी परिवार की सर्वे सर्वा पर। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। यह सारा मंचन बहुत सधे तरीके से पूर्व निर्धारित पटकथा पर हुआ। आर्यावर्त के दीवाने आम अब जनहित के मुद्दों पर बहस मुबाहिसे और नीतियां नहीं बनाता, बल्कि यह नाटकों का मंचन होता है। आप खुद देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। सभापति सभा में आने के साथ न तो उन्होंने शून्यकाल, प्रश्नकाल या किसी अन्य नोटिस का जिक्र किया, न किसी प्रक्रिया का आदेश दिया, न किसी सदस्य का नाम पुकारा। सब कुछ तयशुदा था। उनके आने के साथ ही सिलेंड्रेला देवी का एकालाप शुरू हो गया। यह खत्म हुआ तो सभा भंग हो गई। हर पात्र ने अपने हिस्से की भूमिका बहुत खूबसूरती से अदा की। शाम को मुर्गी खाने में इस नाटकीय मंचन पर चोंचे भी लड़ाई गई। संजय लगातार बोले जा रहे थे। बात बढ़ गई थी महाराज। हमले की दिशा महिलाओं के सम्मान की तरफ मोड़ दी गई। सुनने में आया कि सिलेंड्रेला देवी ने इसके बाद विपक्षी खेमे की मुखिया से भी तू तड़ाक कर ली। बहरहाल इस घटना के सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन परिवार की मुखिया के साथ सिलेंड्रेला देवी की कहासुनी के चलते डंकापति की बिना वजह फजीहत हो गई। विपक्षी खेमे ने डंकापति द्वारा अतीत में महिलाओं के सम्मान में जारी तमाम बयान खोद खोद कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांगेंगे, मैं जानना चाहती हूं। संजय अभी भी जारी थे। महिला सम्मान के शीर्ष हितकारिणी सिलेंड्रेला देवी ने फिलहाल डंकापति के सम्मानजनक बयानों पर कोई बयान नहीं दिया है। धृतराष्ट्र के लिए यह क्रोनोलॉजी अब अझेल हो गई थी। उन्होंने संजय को रोकने की नीयत से कहा, अगर दीवाने आम में ही पटकथाओं का मंचन होने लगे तो देश के तमाम मंचीय अभिनेताओं और दर्शक दीर्घाओं का क्या होगा। संजय ने बस सहमति में सिर हिला दिया। तब धृतराष्ट्र ने संजय की ओर एक और सवाल उछाल दिया, कुछ और सुनाओ, डंकापति की रोजाना किचकिच से अलग। संजय ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, महाराज, आर्यावर्त के बाजारों में 2000 के नोटों की किल्लत हो गई है। ये नोटों का एक और वीडियो आया है। अब देखिए, इतने सारे नोट और मिले हैं। इससे ज्यादा आपने इन नोटों के बारे में सोचा नहीं होगा। धृतराष्ट्र के चेहरे पर प्रश्नवाचक मुद्रा उभर आई। संजय ने उनकी शंका का समाधान करने की कोशिश की। दरअसल डंकापति ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू किया था। 500 और 1000 के नोट दूरदर्शी अर्थशास्त्री, कालाधन मामलों के विशेषज्ञ होने के नाते डंकापति का दावा था कि इससे भ्रष्टाचार मटियामेट होकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन आर्यावर्त में डंकापति के दुश्मन 1000 ठहरे। उनमें से एक दुश्मन है बंगाल की महारानी, सूती साड़ी हवाई चप्पल वाली। खुद भले ही सूती साड़ी हवाई चप्पल से खेलती हों, लेकिन चेले इनके करोड़ों में खेलते हैं। मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा में अर्पिता मुखर्जी आई क्योंकि उनके घर से कैश मिला। वो करीबी हैं और उनके कई कार्यक्रमों का चेहरा भी हैं। अर्पिता मुखर्जी के पास ये 50 करोड़ रुपए किसके हैं, इसको लेकर अब बड़ा सवाल उठ रहा है। खबर है कि डंकापति की चटर चटर से आजिज आकर बंगाल की महारानी ने चटर्जी को मिशन पर लगाया।
डंकापति द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ 2000 के नोटों के जरिए लड़ी जा रही लड़ाई को पलीता लगाने का जिम्मा उन्हें दे दिया गया। चटर्जी ने पूरी निष्ठा से यह काम किया। बाजार से सारे 2000 के नोट भ्रष्टाचार के सहारे उठवा लिए। इस तरह दो काम हुए। एक तो यह साबित हुआ कि 2000 के नोटों से भी भ्रष्टाचार किया जा सकता है और डंकापति टोटल फर्जी बोल रहे थे। दूसरा यह कि 2000 के नोटों में नैनो चिप का दावा भी झूठा है। यह दोनों काम करके चटर्जी ने महारानी को खुश तो किया, लेकिन शायद कहीं चूक गए। इसलिए अब न घर के रहे न घाट के रहे, बस जेल के होकर रह गए। पश्चिम बंगाल की सियासत में पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षक घोटाले ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। घोटाले में नाम आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। ठीक इसी वक्त धृतराष्ट्र के दिमाग में महामहिम का सवाल कौंधा, जिनके अपमान का जिक्र संजय ने शुरुआत में किया था। धृतराष्ट्र ने पूछा, नए महामहिम को डंकापति इतना क्यों उछाल रहे हैं? संजय ने कहा, दरअसल डंकापति और उनके शागिर्दों का दावा है कि एक आदिवासी को महामहिम बनाकर पूरे देश के आदिवासियों का कायाकल्प कर दिया जाएगा। जो 75 साल में नहीं हुआ वो अगले 5 साल में हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने नूर विहीन आंखें फैलाते हुए कहा, ऐसा कैसे? तब संजय ने कहा, जैसे पिछले 5 सालों में दलितों की हालत डंकापति ने बदल दी है, वैसे ही अगले 5 सालों में आदिवासियों की भी बदल देंगे। धृतराष्ट्र ने कौतूहल से पूछा, दलितों की हालत कैसे बदली डंकापति ने? तब संजय ने पिछले महामहिम कोविंद जी का जिक्र करते हुए आंकड़ों का एक गुलदस्ता उनके सामने रख दिया। कोविंद के कार्यकाल में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के आंकड़े 2018 और 2020 के बीच देश भर में दलितों के अपराध के 1,38,825 मामले दर्ज किए गए। देश में 2018 से 2020 के बीच अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ अपराध के लगभग 1,39,045 मामले दर्ज हुए। 2020 में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ 50,291 मामले दर्ज किए गए। कोविंद के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार पर राज्यवार आंकड़े। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में 3 साल में दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा 36,467 मामले दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर बिहार रहा, 20,973 मामले। इसके बाद राजस्थान 18,418 मामले। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश 16,952 मामले। उत्तर प्रदेश ने 2020 में सबसे ज्यादा ऐसे मामले दर्ज किए, 12,714 मामले। संजय ने अपनी बात जारी रखी। संभव है कि इसी तरह से आदिवासियों के हालात भी बदल जाएं। इस दिशा में पहल भी कर दी है डंकापति ने। आदिवासियों को उनके वनों के ऊपर अधिकार देने वाले वनाधिकार अधिनियम 2006 में बड़े बदलाव कर दिए हैं डंकापति ने। इसके तहत अब सरकारों को वनवासियों की पारंपरिक भूमि पर किसी योजना की मंजूरी से पहले उनकी सहमति नहीं लेनी होगी। निजी कंपनियों को अब सरकार सीधे वन काटने का अधिकार दे सकती है, आदिवासियों से सहमति के बिना। धृतराष्ट्र को समझ में आने लगा था कि संजय फिर से बातों की जलेबी छान रहा है। उन्हें डंकापति पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन किससे कहते, लिहाजा उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गुलशन के कारोबार की तरह खबरिया चैनलों का कारोबार इस हफ्ते भी जारी रहा। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको न्यूज़ नेशन की एलियन वाली पत्रकारिता की कहानी सुनाई थी। आज उसी न्यूज़ नेशन की सांप्रदायिकता वाली कहानी सुनिए। विद्यानाथ झा जी पूरी महफिल सजाकर बैठे हैं। इनकी समस्त विद्याओं का निचोड़ यह है कि 2047 तक भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा। क्या 2047 में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? लेकिन हर चैनल की अपनी अलग अलग टाइमलाइन है। इंडिया टीवी ने जिस विदूषक को पकड़ा है उसके मुताबिक इस्लामी राष्ट्र का मामला 2062 तक खिंच सकता है। अब ऐसे में कोई आपसे यह कहे कि गजवाए हिंद का काम 2/3 तो हो चुका और साल 2062 तक भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, तो यकीनन आप चौंकेंगे और जानना भी चाहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल हम न्यूज़ नेशन वाले झा जी पर टिके रहेंगे। आप इनके सवाल सुनिए। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग फूंक मार के लोगों को बच्चा दे सकते हैं, आप लोग फूंक मार के बीमारी ठीक कर सकते हैं और फूंक मार के धर्म परिवर्तन भी करवा सकते हैं। बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं तो जस्ट एक बात कह रहा हूं। तो झा जी ने इस्लामी राष्ट्र के कुविचार से हिंदुस्तान के अस्तित्व पर पैदा हुए संकट का पाठ हमको और आपको पढ़ाने के लिए इन महाशय को सम्मानित अतिथि के तौर पर बुलाया।
उसके बाद जैसे 10% से 15% मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे 10% से 15% हो जाती है, उसका बिहेवियर और चेंज हो जाता है। वो कहता है नहीं जी, हम तो देश का कानून नहीं माने, हम तो शरिया को मानेंगे। इन महाशय की उपलब्धि ये है कि मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में ये गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके ऊपर FIR दर्ज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। आरोपियों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें अश्विनी उपाध्याय, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, विनोद शर्मा, प्रीत सिंह और दीपक शामिल हैं। यह तो छोटी बात हुई। बड़ी बात यह है कि एक प्राचीन सभ्यता जिसकी यात्रा कमोबेश 5000 सालों की है, जिसने अनगिनत हमले झंझावात झेले, वह खत्म हो जाएगी। यह बात हमें वो आदमी बता रहा है जिसकी न जनसंख्या के मामलों में कोई विशेषज्ञता है, न वह कोई समाज विज्ञानी है, न उसने दुनिया के जनांकीय मामलों पर कोई शोध या अध्ययन किया है। उसकी कुल पहचान इतनी है कि वह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुस्लिम विरोधी नफरती सभा सम्मेलनों का आयोजन करता है। ऐसे व्यक्ति को बिठाकर इतने बड़े बड़े दावे झाजी ही कर सकते थे। घंटे आध घंटे का शो दिखाकर आपको उकसाया जाता है, आपके भीतर जहर भरा जाता है। यह सब बताने का मकसद है। मकसद है यह कि पत्रकारिता की आड़ में आपको जो सड़क छाप बहसें दिखाई जा रही हैं उससे सतर्क रहें। बचाव का एक तरीका वो मीडिया संस्थान हैं जो विज्ञापन से मुक्त हैं, सरकार या कॉरपोरेशन के पैसे से मुक्त हैं। पत्रकारिता को उसके वास्तविक मकसद यानी जनहित की ओर मोड़ने के लिए आपको यह कदम उठाना होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप पत्रकारिता को बदल सकते हैं। इस तरह आप पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों को मजबूत कर सकते हैं। और इस बीच बहन रूबिका लियाकत ने छन्न से हमारा और आपका भरोसा तोड़ दिया। और मैं पूरे पुख्ता तौर पर कह सकती हूं कि जब जब महंगाई का मसला आया है मैंने उस पर डिबेट किया और खुलकर डिबेट की है। कटघरे में जिसे खड़ा करना चाहिए वो चाहे बीजेपी का सांसद हो, नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, सबको खड़ा किया है। हमारे ही एक शो टीवी न्यूसेंस में हाल के दिनों में बहन रूबिका के कार्यक्रमों का एक लेखा जोखा पेश किया गया था। रूबिका 0 shows on unemployment, इन्फ्लेशन पे भी 0। इतने कॉन्फिडेंस से बहस कैसे करती हैं? बहरहाल अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। यह रिपोर्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। उद्घाटन के 5 दिन के भीतर ही एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा कई जगहों से धंस गया। एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 1500 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है और बुंदेलखंड पे एक्सप्रेस भी आपका देख रहे हैं जगह जगह बैठ गया है, बह के चल दिया प्रधानमंत्री के घर की ओर। और ये भी फ़ोटो खिंचाने का कार्य है। कहीं कहीं इसमें जो है अभी आप भी देख रहे हैं, वहाँ से आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मुझे लगता है सैकड़ों किलोमीटर तो जो है ये वन वे होगा। अगर ये बन गया अच्छी बात है। आप बता रहे हो रोजगार क्या है, इससे मुझे कोई रोजगार कोई बता दे। कोई रोजगार नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर रोजगार हो यहाँ पे तो भाई फैक्ट्री बने। पहले फैक्ट्री का वो आना चाहिए प्रोजेक्ट, उसके बाद ये होना चाहिए ना कि पहले बुंदेलखंड बना दो और उद्घाटन कर दो अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, बस हो गया। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।